हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ विद खुशी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 विच इज अ यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले हम यूक्लिड ज्योमेट्री जो नाम है उससे हम दोनों वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्री वर्ड को समझते हैं। ज्योमेट्री की क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले क्या है कि ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। एक है जियो और दूसरा है मेट्रियन। अब जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रियन का मतलब होता है टू मेजर। तो ज्योमेट्री ऐसी चीज बनाई गई थी, एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई थी, एक ऐसी मैथमेटिकल चीज बनाई गई थी जो कि अर्थ को मेजर कर सके। ठीक है। अब क्या होता था कि एंशियंट सिविलाइजेशन के समय में, मतलब जैसे इजिप्ट हो गया, बेबीलोनिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, इन सब जगह पे क्या होता था कि आप जब सिविलाइजेशंस होते थे उस समय में हमें कुछ चीजों को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री का यूज आता था। तो उस समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री को बनाया गया था। कैसे? जैसे कि सबसे पहले इजिप्ट जो था, इजिप्ट में नाइल रिवर है। ठीक है। नाइल रिवर का क्या होता था कि हर साल उसमें फ्लड आती थी, ठीक है, बाढ़ आती थी। तो बाढ़ की वजह से जो भी लैंड पे कुछ भी जो हमारी बाउंड्रीज बनी हुई है वो सारी मिट जाती थी। ठीक है। अब वापस उस लैंड को वापस ड्रॉ करना पड़ता था। ठीक है। तो एक बार हुआ तो इन लोगों ने चला लिया, अब बार बार ऐसा हर साल होता है तो हर साल इनको वापस लैंड को रीड्रॉ करना पड़ता। तो इस वजह से इन्होंने ज्योमेट्री के शेप्स वगैरह को करा, इन्वेंट करा। ठीक है। तो जैसे हमारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, ये सारे एक ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं। यही किसी लैंड को हम ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस समय में इजिप्ट में ये सब चीजें चालू हुई, ज्योमेट्री को यूज करना चालू हुआ। ठीक है। अब उनको जितना जो समझ आता था उतने के हिसाब से करते थे। फिर क्या हुआ कि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा होगा, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशंस जो थे वो बहुत वेल प्लान्ड सिटीज बनाते थे। क्या होता था कि हम अगर आज के समय में देखा जाए कि पुराने जमाने में क्या चीज होती थी, तो अगर हम एविडेंसेस देखें, एविडेंसेस कैसे निकलेंगे कि हम अगर जब जमीन को उस जगह पे जाके उस जमीन को खोदते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है ना, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये इतने समय पहले की है तो ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन बहुत वेल प्लान्ड सिटीज कहा जाता था, बहुत वेल प्लान्ड सिविलाइजेशंस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय भी लोगों में जो चीज उनने बनाई है वो इतनी परफेक्टली बनाई है, बिना ज्योमेट्री के जाने ना। ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो है वो अभी आया है ना। इससे उस समय में ज्योमेट्री जैसी कोई चीज होती नहीं थी, लोग प्रैक्टिकली चीजों को करते थे, जो उनको फेस होता था उसके थ्रू वो एक सोल्यूशंस निकालते थे और उसके थ्रू किसी भी काम को करते थे। क्या होता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो रोड्स रहते थे वो बिल्कुल वो पैरेलल बनाते थे। ठीक है। अब पैरेलल रोड का कंसेप्ट उस समय तो नहीं आता था, मतलब पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट अभी हमें पता है, उस समय तो नहीं पता था। बट स्टिल उनने जो रोड्स है वो बिल्कुल पैरेलल बनाते थे, बिल्कुल भी एंगल इधर से उधर नहीं होता था। इतनी बड़ी बात है इस चीज का होना कि आपको जब ज्योमेट्री जैसा एक सब्जेक्ट नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते, फिर भी आपके पास एक ऐसा सिटी प्लान है कि आप उसको बहुत अच्छे से परफेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होते थे, है ना। जो घर होते थे वो उनका भी एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता था, सारे घरों का मतलब एक पर्टिकुलर डायमेंशन ही मिलेगा। इवन जो ब्रिक्स यूज की जाती थी उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस की रेशियो 4:2:1 ही होती थी। मतलब जो आप घर बनाने के लिए जो भी ब्रिक ले रहे हो सारी ब्रिक आइडेंटिकल रहेगी। ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये मेजर करने के लिए उनके पास तो टूल्स वगैरह नहीं होते थे, फिर भी इतना अच्छा उन्होंने ये सब चीज करी। के अलावा आपके पुराने जमाने में जो हमारे ऑल्टर्स बनते थे, ऑल्टर्स का क्या मतलब होता है, यज्ञ कुंड आप जानते होंगे जिसमें हम यज्ञ करते हैं ना। ये फोटो आप देख सकते हैं ये। तो ये जो है इसके बारे में सुलभा सूत्रा नाम की एक बुक रहती थी, मैनुअल रहती थी, जिसमें किस तरह से ऑल्टर्स को बनाना है वो बताया गया था। ऑल्टर्स पहले जमाने में स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और ट्रेपेजियम, ये अलग अलग शेप्स के होते थे। तो अब ये ज्योमेट्रिक शेप के बारे में सारी जो जानकारी थी वो कौन सी बुक में दी थी? सुलभा सूत्र। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इजिप्ट, इंडिया, ऐसी जगह पे कैसे ज्योमेट्री का चलन चालू हुआ था, मतलब कैसे वो ये सब चीजें उन लोगों ने लाई थी, है ना। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड का क्या कॉन्ट्रीब्यूट, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो हमने देख ली कि बहुत पुराने जमाने से कैसे आई। अब यूक्लिड कौन था, क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता था कि पुराने जमाने में जो
ज्योमेट्री सब्जेक्ट था वो बहुत अनसिस्टमेटिक था। अनसिस्टमेटिक मतलब इंडिया ने कोई अलग तरीके से अपना ज्योमेट्री बना रखा है, वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इजिप्ट ने अपना अलग बना रखा है, कोई एक सिस्टम नहीं था कि अच्छा इस चीज को ऐसा ही करना है या इस चीज को वैसे ही करना है, ठीक है। तो ग्रीक्स सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क से ये ढूंढा कि क्या बोलते हैं किसी चीज को क्या बोलना चाहिए, ठीक है, किसी शेप को क्या बोलना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने चालू करी थी। अब एक थेल्स नाम के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सबसे पहले क्या प्रूफ करा था कि अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा एक सर्कल है उसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसा लाइन है जो कि सेंटर से पास करती है और सर्कल को दो जगह पे टच करती है। तो अब जो वो जो डायामीटर जब बनता है तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये चीज तो अभी हमको पता है, पर उस समय में ये चीज प्रूफ करी गई थी, है ना। तो वो किसने प्रूफ करी थी, थेल्स ने। उसके अलावा पाइथागोरस के बारे में बात करें जाए तो पाइथागोरस ने भी बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह दी है, जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत ज्यादा फेमस है ही, आप जानती है। उसके बाद आया यूक्लिड। यूक्लिड का क्या कंट्रीब्यूशन था कि एक वो टीचर थे अलेक्जेंड्रिया में, ठीक है। कितने समय पहले की बात है, 3000 बीसी की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है, ठीक है। अब उनने क्या करा कि उन्होंने, उनके पास जितना भी नॉलेज था और जितना भी नॉलेज कहीं से भी निकल आ सकता था ज्योमेट्री के रिलेटेड, तो उन्होंने उसको कलेक्ट भी किया, उसको ऑर्गेनाइज भी किया। तो पहले तो हर जगह से लिया और उसको एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में अपनी बुक है में लिखा, जिसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सिर्फ एक बुक नहीं थी, उसमें 13 बुक्स थी, मतलब एलिमेंट्स एक तरीके से उसकी सीरीज थी, एक बुक की सीरीज थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, उसमें 13 बुक थी। उन 13 बुक में उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में कलेक्टेड और जो उनका खुद का एक्सपीरियंस था वो और बाकी सब चीजों को लेके एक ऑर्गेनाइज वे में बुक्स में लिखा है। तो ये 13 बुक्स जो है वो आज के मॉडर्न जमाने में जो हमारी ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं उसका फाउंडेशन है। मतलब आज जो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो उन 13 बुक्स के ही चीजों से आया हुआ है, ऐसा है, ठीक। अब क्या हुआ था कि यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने टोटल 7 डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब आप पॉइंट कैसे बनाते हैं, आप एक पेन लेते हैं, एक पेपर लेते हैं, उस पर एक डॉट बना देते हैं, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। तो जो पॉइंट है उसका कोई पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन का क्या मतलब, वो आपके जो भी पॉइंट है उसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, ना एंगल होता है ना, वो सिर्फ एक डॉट है, उसका कोई और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट उनने बताया था। उन्होंने डॉट को जो पॉइंट है उसको डिफाइन किया था कि पॉइंट होता क्या है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। ब्रेथलेस लेंथ मतलब कि एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, है ना, सिर्फ उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ नहीं होगी, है ना। आप जब लाइन ड्रॉ करते हो तो आप एक पतली सी एक पेंसिल से एक लाइन ही ड्रॉ करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कुछ मोटा बनाते हो, है ना। तो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन कि लाइन जो होती है उसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। दिस डिफाइन अ लाइन सेगमेंट एज बीइंग बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपकी कोई लाइन है उसके जो एंड है उसको हम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कोई लाइन है के जो एंड्स है वो हमेशा पॉइंट होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लाइन हमेशा पॉइंट के कॉम्बिनेशन से ही बनती है ना। तो ये इसका तीसरा डेफिनेशन थी। चौथी डेफिनेशन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन का ये डेफिनेशन है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेट है ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से कर्व नहीं है ना। क्या मतलब है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो ऐसी सीधी है, वो ऐसी 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 कुछ भी नहीं है ना। तो इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी चीजें आज हम पढ़ते हैं उनके बारे में एक डेफिनेशन दी थी कि अगर मैं किसी चीज को पॉइंट बोलूंगा तो पॉइंट का मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी चीज को स्ट्रेट लाइन बोलूंगा तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट उनने डेफिनेशन दी, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, अ सरफेस हैज टू डायमेंशन बट नो। आप जैसे अपने कॉपी में रेक्टेंगल ड्रॉ करते, ट्राइंगल ड्रॉ करते, ठीक है। तो ये कोई भी 2D फिगर्स है तो इसमें इनकी लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे अगर मैं ये पेपर की बात करूँ तो मैं एक 2D फिगर मान रही हूँ, एक्चुअल में ये 2D फिगर नहीं है, पर इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं इसको 2D फिगर मान रही हूँ। तो इसमें क्या है, इसकी एक लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है ना।
तो कोई भी 2D फिगर होगा, उसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, उसकी थिकनेस नहीं होगी, है ना। ये इन्होंने बोला। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, दिस एक्सप्लेन दैट द बाउंड्री ऑफ अ 2D सरफेस इज अ 1D लाइन। अब जैसे ये मैंने 2D फिगर माना है, तो इसकी जो एजेस है, ये एजेस हुई, ये एजेस हुई, ये एजेस हुई, तो ये सारी क्या है, एक लाइन है ना, ये सारी क्या है, एक लाइन है। तो मतलब एक 2D फिगर है, उस 2D फिगर की बाउंड्रीज क्या है, 1D है, 1 डायमेंशनल लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट इज a plane surface is a surface which lie evenly with the straight line on itself. एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये है, ये कॉपी है, ये इसका जो ये सरफेस है, ये प्लेन है ना। प्लेन मतलब इसमें जितनी भी, जो अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सीधी रहती है, उसमें कोई भी कर्व नहीं होता। ये सरफेस जो है ये प्लेन सरफेस है, क्यों, क्योंकि इस पे जो स्ट्रेट लाइंस आ सकती है ना। की जगह कोई उबड़ खाबड़ सरफेस होगा तो उसको हम प्लेन सरफेस नहीं बोलेंगे। तो ये सब नॉर्मल डेफिनेशंस थी जो कि यूक्लिड ने दी थी। नाउ एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जो हर जगह सेम है रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप कहीं पे भी इसको यूज करो, इसका जो चीज है वो सही ही रहेगा। नॉट ओनली ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री में इसका यूज नहीं है, और हर जगह यूज। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में यही डिफरेंस है कि जो पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज आते हैं, और एक्सियम्स जो है वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज आएंगे। मतलब आप कहीं पे भी मैथमेटिक यूज कर रहे हैं, तो अगर ये जो 5 एक्सियम्स है वो पूरे हर जगह सेम रहेंगे। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया लाइज इन एशिया, तो ये एक ट्रुथ है ना। जैसे जी की जो आपकी वैल्यू है वो 9.8 रहती है, तो 9.8 आपकी यहाँ भी रहेगी, आप कहीं और पे जाएंगे वहां पे भी सेम रहेगी, तो वो एक यूनिवर्सल चीज है, वो प्रूव करी गई है ना। तो वैसे ही जो एक्सियम्स है वो पूरे मैथमेटिक्स में आप कहीं पे भी यूज करोगे, उसका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब आप इस चीज को कहीं से कोई गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। का क्या मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी इक्वल है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास 2 पिगी बैंक है, ठीक है। एक पिगी बैंक में 500 रुपीज है, दूसरे पिगी बैंक में भी 500। अब अगर तीसरा एक और पिगी बैंक होगा जिसमें भी 500 रुपए, तो ये तीनों पिगी बैंक्स जो है वो इक्वल हुए। मतलब उसके अंदर का जो अमाउंट है वो इक्वल हुआ, भले उसमें पैसे कितने भी हो, 10 के कितने भी नोट हो, 50 के कितने भी नोट हो, 100 के कितने भी नोट हो। पर अगर तीनों में 500 500 500, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ पिगी बैंक ए और बी इक्वल है, तो और बी और सी इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल हुए, है ना। तो ये होता है एक्सियम 1। एक्सियम 2 क्या बोलता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। क्या मतलब है कि अगर ए और बी इक्वल है देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगेन पिगी बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें 500 रुपए है, दूसरा पिगी बैंक है जिसमें भी 500 रुपए है। अब अगर मैंने इन दोनों में 500 500 है, तो दोनों इक्वल हुए, है ना, तो ए और बी इक्वल हुए। अब क्या करा कि मैंने दोनों में 100 100 रुपए डाल दिए, पहले पिगी बैंक में भी 100 रुपए डाल दिया, दूसरे बैंक में भी 100 रुपए डाल दिए। अब पहले वाले में कितने हो गए, 600 रुपए हो गए, दूसरे वाले में कितने हो गया, फिर से 600 हो गए। तो अब ये जो 600 600 है ये दोनों भी इक्वल हुए। तो इसका यही जो एग्जाम 2 है वो यही बोलता है कि अगर हम, हमारे पास कोई इक्वल चीज है, उसका हम अगर इक्वल ही ऐड करेंगे तो इक्वल ही होगा, है ना। अगर मैं पिगी बैंक 1 में 50 डालती हूँ और दूसरे वाले में 100 डालती हूँ, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, पहले वाले 550 हुआ और दूसरे वाले में 600 हुआ, तो ये इक्वल नहीं है। पर अगर मैं सेम चीज ही डाल रही हूँ तो दोनों इक्वल हुए, ठीक है। एक्सियम 3 क्या बोलता है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगेन वही एग्जांपल है कि मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें 500 रुपए है, दूसरा पिगी बैंक है उसमें भी 500 रुपए। अब मैंने इन दोनों से 100 100 रुपए निकाल लिए, ठीक है। अगर पहले वाले में से 100 रुपए निकाले तो कितने बचे, 400 रुपए बचे। दूसरे वाले में से निकाल लिए तो कितने बचे, 400 रुपए बचे। अब ये जो 400 400 ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है। तो ये एक्सियम 3 बोलता है इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। बिल्कुल सही बात है ना। एक्सियम 4 क्या बोलता है, थिंग्स दैट कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि अगर मैं लाइंस के थ्रू, मतलब मेनली तो लाइंस में यूज होता है कि अगर ये ए है, ये ए और बी नाम की एक लाइन है, अगर एक और लाइन बनाऊं जो इस पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, एक और लाइन बनाऊं जो इस पे कोइंसाइड कर रही है, एक और लाइन ले लेती हूँ,
जैसे ये ए बी की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ये पी क्यू ले रही हूँ, ये इसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब मैं ये पी क्यू वाली जो है लाइन इसको ले जाके ए बी पे रख दूँ, तो ये दोनों कोइंसाइड करेगी, ठीक है, ये कोइंसाइड करी, मतलब पी और क्यू भी ऐसा आ गया। तो ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल है? कोइंसाइड कब करेगी? जब ए पॉइंट पी से इनसाइड कोइंसाइड करे, बी पॉइंट क्यू से कोइंसाइड करे, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो दोनों लाइंस क्या है? इक्वल है। ये मैंने लाइंस के थ्रू समझाया, उन्होंने थिंग्स के थ्रू बताया, ठीक है। एक्सियम 5 क्या बोलता है? द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। का क्या मतलब है कि आप जैसे पिज्जा खाते हैं, तो आपका जो पिज्जा होता है उसमें अगर आपका एक स्लाइस आपने काटा, ठीक है, उसको 4 हिस्से में काटा, उसका एक हिस्सा लिया, तो वो एक हिस्सा जो है वो पूरे से छोटा है ना। जो पूरा पिज्जा है वो एक स्लाइस से बड़ा है। जैसे कि ये देखिए, ये मैं मान लेती हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल पूरा होल है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैंने ये एक निकाल दिया, तो ये एक इसका पार्ट हुआ। ये पार्ट ये पूरे से छोटा है, बिल्कुल है ना। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये उसके एग्जाम 5 में बोला गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं कि एक टाइप के अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में, विच इज प्रूफ ट्रू विदाउट प्रूफ, विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है। जिन चीजों को उन्होंने ट्रू मान लिया, ठीक है, ज्योमेट्री में। अब देखो, आप थ्योरम और पोस्टुलेट्स में यही अंतर है कि पोस्टुलेट्स ऐसी चीजें जिनको पहले से ट्रू मान लिया है, कि चलो ठीक है, आपने ऐसा ऐसा बोला, ये अजम्पशन हम ट्रू मान लेते हैं, किसी भी प्रूफ के बिना, आपको कोई प्रूफ नहीं देना इसके लिए, ठीक है। और वैसे ही थ्योरम का क्या होता है कि थ्योरम में आपको प्रूफ करना पड़ता है ये चीज सही है, और पोस्टुलेट्स को आपको मानना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये तो सही ही है, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 क्या है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, टू अदर पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये पहली लाइन से दूसरी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर दूसरा पॉइंट इधर होता, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये इसका पोस्टुलेट 1 है। पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास अगर लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको मैं इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको इस तरफ से भी ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमारे जीरो से इस तरफ हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिया था, और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि लाइंस जो होती है वो एक ऐसी लेंथ है जो इनफाइनाइट तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। और लाइन सेगमेंट उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो एक डिफाइंड साइज है, कि चलो ये 20 सेंटीमीटर का होगा, और लाइन जो है वो पूरी इनफाइनाइट जाती है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करूं, तो वो इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। नाउ पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब मेरे को क्या बोला गया है कि मैं अगर कोई सा भी एक सेंटर ले लेती हूँ, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, इसको एक मैंने सेंटर बोल दिया। अब इसके बाद मैं अगर एक रेडियस ले लेती हूँ, चलो मान लेती हूँ मैंने एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली। अब मैं इधर से अगर मैं एक ऐसा बनाऊं, तो मैं एक सर्कल बना सकती हूँ, कि परफेक्ट तो नहीं बना है, पर ऐसा मैं अगर बनाऊं तो एक सर्कल बना सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं कोई सी भी कहीं पे भी पॉइंट लूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, यहाँ पे लूँ और ऐसा बना दूँ, मैं यहाँ पे लूँ, इतना बड़ा रेडियस लूँ और यहाँ पे सर्कल बना। तो मतलब किसी भी पॉइंट को लेके, कोई भी रेडियस लेके मैं सर्कल बना सकती। उसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि रेडियस ऐसा ही होना चाहिए या इतनी ही उसकी सेंटर, यही पॉइंट उसका सेंटर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कितनी भी लेंथ का बना सकते हैं, कितने भी रेडियस का बना सकते हैं ना। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या मतलब हुआ? मेरे पास एक ये राइट एंगल है, राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा भी राइट एंगल है, ये कितना हुआ? ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों इक्वल है, ये तो कॉमन सेंस है। 90 डिग्री
यहाँ हो वहां हो कहीं पे भी हो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री होता है ना। तो ये पोस्टुलेट 4 है। पोस्टुलेट 5 क्या कहता है? दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोस्टुलेट। क्या आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में नहीं समझ आएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन making an interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब इसके इधर से एक और स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक साइड पे, किसी भी साइड पे अगर उनका इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों इंटीरियर एंगल को मैं मान लेती हूँ ए डिग्री है और ये बी डिग्री है, तो ए और बी का अगर सम लेस देन 180 होता है, लेस देन 180 कहाँ लिखा है? लेस देन टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल कितने हुए? 90 90 मतलब 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 से कम होता है, तो अगर इसी साइड पे मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, लाइन को एक्सटेंड करा, इधर से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा, तो ये कहीं जाके मीट करेंगी। इतने बड़े स्टेटमेंट का यही आंसर है, मतलब यही ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अगर मेरी दो स्ट्रेट लाइन है, उसमें से एक और स्ट्रेट लाइन ला रही है और उनका इंटीरियर एंगल सेम साइड का, इंटीरियर एंगल तो ये वाले भी है, पर सेम साइड के इंटीरियर एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो अगर मैं उनको एक्सटेंड करूँ तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट 5